2 मिनट वेट करेंगे। टीम से कार्तिक जोशी जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, फिर वो आपको अलाउ करेंगे। प्लीज 2 मिनट वेट करेंगे। क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 7:14। टैब भी ठीक से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। सभी जुड़े रहें बट थोड़ा अपना काम करते रहें, सो दैट जब स्टार्ट होगा मैं आवाज़ दूंगा। जब तक ये टैब चालू होता है तब तक कुछ डिस्कस कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आवाज़ आ रही है मेरी? मैं एक एक करके आप सभी को अलाउ भी कर देता हूँ, सो दैट हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाए। आफरीन, आवाज़ आ रही है? बताइएगा। Yes, sir, you're audible. ओके। Morning. Good morning, by the way. गुड मॉर्निंग बाय द वे। यस कार्तिक, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। कार्तिक, एक बार रिज्वाइन करना यार, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है कार्तिक, बट यहाँ पे को होस्ट बनाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक बार रिज्वाइन करो ना। रिज्वाइन करके हैंड रेस करना। ऑल राइट एवरीवन। तो जिनको अभी तक मैंने अलाउ नहीं किया है वो लोग अपने से मुझे बताइएगा भी कि तैयारी आप सभी की कैसी चल रही है। अब अच्छा, ये आपको पता है ना कि अब सिंसियर तैयारी शुरू कर देना है करके? मतलब वो प्रीलिम्स के बाद वाला पूरा टाइम गया, ये पता है या नहीं पता है आप लोगों को? हाँ नहीं, जो जो लोग अनलॉक हो गए वो तो बोल दो भाई। Yes, sir. फिर से yes, बता sir. दीजिए। एक बार फिर से Yes. बता दें। जी। देखो, सबसे सिंपल तरीका है, अगर अभी तक आप तैयारी नहीं किए हो, तैयारी करना शुरू नहीं किए हो, तो ये आपको जानना जरूरी है कि बाकी सब लोग आपसे आगे निकल चुके हैं। कई लोग ना मेंस के पहले, जैसे ही प्रीलिम्स नहीं हुआ था उस टाइम से टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट देने का ये मतलब थोड़ी होता है कि उनकी तैयारी आगे हुई है। हाँ, लेकिन टेस्ट देने का ये मतलब होता है कि जब आप इधर उधर अपना ध्यान भटका रहे थे ना, तब वो लोग पढ़ डाले। समझे? मतलब जो मेंस की तैयारी कर रहे थे ना, जितने लोग भी मेंस की तैयारी कर रहे थे, इनके साथ ये लोग भिड़ गए थे।
अब जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे वो लोग हड़बड़ हड़बड़ टेस्ट में, आज पता नहीं टैब को क्या इशू हो रहा है। हाँ, वो लोग हड़बड़ हड़बड़ टेस्ट में ये हुआ होगा कि नहीं दे पाए होंगे, थोड़ा बहुत अपने में टाइम पास किए होंगे और नहीं बना पाए होंगे। पर इस बात को समझना कि वो लोग ना, नहीं सही में अगर 27 28 सब्जेक्ट्स में टोटल 21 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से अगर वो लोग 4 सब्जेक्ट भी उठा लिए हैं और अच्छे से कर लिए हैं, तो आपसे वो 4 सब्जेक्ट आगे हैं। समझे? और जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि आपको अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए, नहीं तैयारी है फिर भी टेस्ट दे देना चाहिए, कुछ तो करके तैयारी शुरू करनी चाहिए। आप मेरी बात समझो, मैं इसीलिए कहता हूँ अगर आप उस समय से तैयारी कर दिए होते शायद उनसे 4 सब्जेक्ट आगे होते आप भी, या उनके बराबर होते। ठीक है? तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। अब क्या है ना, एकदम सीरियस तैयारी यहाँ से शुरू कर देना है। 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जो भी दिन हो, आपको जितना समय लेना था ले डाले। अब बस यहाँ से है, जैसी आपकी कंडीशन है हाँ आपको डेली। वैसे तैयारी शुरू करनी है। ठीक है? समझो इस बात को, क्योंकि आप अभी से गिनोगे तो आपके प्रीलिम्स को आने में 7 महीना बचा हुआ है। ठीक है? टकेश्वर भाई, मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ, आप हल्ला करके अनम्यूट हो रहे हो। तो अब इसमें क्या होगा कि हो सकता है आपके पास 7 महीना है, लेकिन अगर मैं सही सही हिसाब लगाऊं तो दिवाली दशहरा 1 महीना खत्म, है ना? गणेश चतुर्थी आधा महीना खत्म, पितृपक्ष दुनियादारी आप मनाएंगे, हरेली त्योहार ये सब कुछ कुछ, जयंती वयंती, नया साल, आपका आधा महीना खत्म, बस 5 महीना बचा है। 5 महीने में प्रीलिम्स मेंस सबके अप्रोच सीखने हैं। तो टाइम तो नहीं है। ठीक है? दिख रहा है यहाँ से बहुत टाइम है, पर नहीं है उतना टाइम आपके पास। और टाइम नहीं है इसका मतलब मर जाओ वाली बात नहीं है, पेपर के लिए ऐसे हड़बड़ा के पढ़ करके पूरा खत्म कर दो, स्ट्रेस ले लो, ये वाली भी बात नहीं है। बात बस इतना ही है कि भिड़ जाओ। दिन के 1 घंटे, दिन के 2 घंटे, लेटे लेटे, बैठे बैठे, जैसा आपको समझ में आ रहा है, जैसा आपको बन रहा है, बस करो 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 करो। इसी से ही आप आउटपुट निकाल पाओगे, नहीं तो संभव नहीं है। ठीक है? और बाकी फिर तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ जाना है, इसकी शादी, उसकी शादी, इसकी सगाई, ऐसा वैसा, तो फिर तो खिंचाते जाएगा ना, लगातार खिंचाते जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी रोको मत, सब करो, लेकिन ये याद रखना कि इतना देर पढ़ना है। अब इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, इतना देर पढ़ना है, वो फिक्स है। ठीक है? चलो मैं एक बार लाइव हो जाता हूँ, फिर उसके बाद हम करंट अफेयर शुरू करते हैं। कार्तिक जोशी, सभी को आपने अलाउ टू टॉक कर दिया है ना? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट में। चलिए, स्वागत है आपका आज के इस करंट अफेयर सेशन में। जो लोग भी हमारे साथ जूम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लाइव हैं, आप सभी का स्वागत है। इंस्टाग्राम वालों को पीडीएफ दिखाई नहीं देगा, इसके लिए आप जूम पे आकर के पढ़ें, इसके लिए सीए लिख करके रिप्लाई करें हमारे इंस्टाग्राम के स्टोरी पर। हमारी टीम से आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप इस फ्री करंट अफेयर सेशन में आ सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस है, सीए लिख करके रिप्लाई करना है इंस्टाग्राम के स्टोरी पर, एक लिंक मिलेगा, आप भी आ सकते हैं उस लिंक के थ्रू, और आपके कोई नोन जो ठीक ठाक सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वे सभी इस करंट अफेयर सेशन में, इस फ्री करंट अफेयर सेशन में आ सकते हैं। आपको क्या करना है, सी ए लिख करके रिप्लाई करना है हमारे इंस्टाग्राम के स्टोरी पर, और आप इस फ्री करंट अफेयर सेशन में आ पाएंगे। जो भी हमारे साथ इंस्टाग्राम पे लाइव है उनके लिए है ये। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ, जो हमारे साथ जूम पे लाइव है उनको पीडीएफ दिखाई देगा, प्लीज आप बताएंगे। ठीक है? तो आप सभी के सामने है आज का दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर। क्या आपको दिख रहा है, विजिबल है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ऑल राइट। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो आखिर मान गया मानसून, आ गया मानसून, 27 तारीख को 23 तारीख को आ गया है, दंतेवाड़ा में दस्तक दे दिया है। मुझे एक बात बताओ, छत्तीसगढ़ में मानसून आने का तारीख क्या है? 10 जून है ना?
है ना? 10 जून। यस सर, 10 जून। 10 जून। कितने Yes, दिन लेट आया है कायदे से? तेरह। 13 13 दिन। दिन। 13 दिन का लेट हुआ है। ठीक है। अब ना आपको 13 दिन लेट हुआ है ये सब याद नहीं रखना। 10 जून अगर एग्जाम में नहीं आएगा याद, या इस साल मानसून किस टाइम पे आया मान लो नहीं आएगा याद, तो ऐसे ही याद कर लेना। अब देखो पिछले कई सालों में कब कब कहाँ कहाँ कब तक आया है, तो बाकी सभी जगह पे मतलब हमारी राजधानी में कब शुरू हो गया वो देखना था। तो जब दंतेवाड़ा में आया 23 तारीख को, उसी दिन लगभग उसी आसपास रायपुर में आ गया है। कई बार लेट हुआ है। पिछले बार एक दिन लेट, उससे पहले बार कम से कम 13 दिन लेट हुआ है। देखते हैं इस बार तो। बस इतना ही पढ़ना था यहाँ पे। अब ये वाला अगेन आपके लिए पढ़ने का चीज आ गया। देखो ये जो है ना मैप, तो आप जब भी क्लाइमेट से रिलेटेड मॉनसून से रिलेटेड मैप बनाओगे तो उसमें ऐसे ही दर्शाना, ऐसे 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 ऐसे, है ना? तो ये टाइम डे लाइंस होते हैं, इन इन टाइम्स पे यहाँ यहाँ पे मॉनसून आते जाता है। तो जो आप लाइन खींचोगे वो इसी वे में ही खींचना, जैसे मैं अभी ब्लू में लाइन खींचा हूँ, ठीक है? या जैसे आपको इस चित्र में लाइट ब्लू में लाइन दिख रहा है ना, तो कोई भी मैप आप देखोगे क्लाइमेट से रिलेटेड तो वो आपको ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है। बाकी इसके बाद एज सच यहाँ पे और कुछ नहीं पढ़ना है। एक 10 जून याद रखना था, और दूसरा ये चित्र कैसे बनेगा ये आपको याद रखना था। ठीक है। ईरान अब दोगुना तेल बेच सकेगा तब होर्मुज खोलेगा। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने मंजूरी प्रदान की है। ट्रम्प के लिए ईरान मोर्चा छोड़ना जरूरी, पर इजराइल अब भी हमले जारी रख सकता है। अब वो जब रखेगा तब देखा जाएगा। फिलहाल एक शांति डील होने के चांसेस हैं। वैसे भी डोनाल्ड ट्रम्प काफी ज्यादा फंस चुके हैं। तो उसमें ईरान अब जो भी बेच रहा है अलग अलग देशों के साथ, उसके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, अमेरिका को ये सीधा कह दिया गया है कि वो जितना वो बेचता है उससे डबल तेल बेचेगा। ठीक है। और सारे प्रतिबंध हट जाएंगे 60 दिन तक। वो पूरे वर्ल्ड भर में, कई बार ऐसा था ना कि भारत को था ईरान से तेल नहीं ले सकते, परमिशन देंगे तो लोगे, तो वो सारी चीजें को हटवाया है वो। ठीक। इसके बाद ईरान अमेरिकी सोयाबीन और मक्का खरीदेगा। तो ये सारी चीजें लड़ाई के बाद में मंडौली की जाती हैं, एक दूसरे से बातचीत किया जाता है। उधर यूक्रेन का रूसी स्पेस सेंटर और सेमीकंडक्टर प्लांट पर ड्रोन हमला, यूक्रेन यूक्रेन और रूस के बीच में थोड़ा बहुत छोटा मोटा लड़ाई चल ही रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में कीर स्टारमर जो थे वो अब हट चुके हैं। एंडी बनहोम ये जो हैं अब शायद चांसेस हैं कि वहां के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक। जब आप ब्रिटेन याद करते हो तो आपको ब्रेग्जिट याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? बिग। ब्रेक्सिट। ब्रेग्जिट क्या होता है? ब्रेग्जिट कोई बता पाएंगे? सर किसी से एग्जिट लिए थे ब्रिटेन, शायद यूरोपियन नेटो। यूनियन से। बहुत यूरोपियन यूनियन बढ़िया। से। यूरोपियन तो यूनियन से यूरो सर कब जी। लिए थे? सर्च करो। जहां तक मुझे 2015 याद आ रहा है कंप्लीट एग्जिट का। एक बार चेक करना। अब 2020 है। 2020। यस सर, हाँ। 2020। चलो ठीक है, तो 2020 में ब्रेग्जिट हुआ था। ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन का एग्जिट लेना। किससे? यूरोपियन यूनियन यूरोपियन से। यूनियन। अब समझना यूरोपियन यूनियन क्या है। आपने सुना होगा, अगर सुना नहीं है तो जानकारी रखना कि यूरोप में जो देश है ना वो ऐसे हैं जैसे आप रायपुर से कांकेर जा रहे होगे। समझ में आया? मतलब रायपुर से कांकेर अगर आप जाओगे तो बीच में बालोद या धमतरी पार करोगे कांकेर पहुंच जाओगे। वैसे ही यूरोप में देश है। माने कि ज्यादातर देश होंगे तो वो सरगुजा संभाग इतने बड़ा कोई देश होगा, कोई देश होगा वो रायपुर और बस्तर संभाग इतना बड़ा होगा, कोई देश ऐसा होगा जो छत्तीसगढ़ जितना बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? तो अब इतने इतने बड़े सारे देश है। इतने बड़े देश में जैसे हमारा भारत है, तो हमारे भारत में होता क्या है कि मान लो हमको परमाणु परीक्षण करना है। ठीक है। तो हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं परमाणु परीक्षण? कलपक्कम वगैरह में करेंगे, केरल के किनारे में करेंगे, उधर दूर कहीं गुजरात में कर रहे हैं, और कहीं पे दूर राजस्थान में कर रहे हैं, नरोरा वगैरह में कर रहे हैं, एकदम डिस्टेंट पे कर रहे हैं।
ये तो परमाणु परीक्षण हो गया। इसके बाद अगर हमारा देश कभी चाह रहा है कि हम स्पेस रिसर्च करें, तो हमको श्रीहरिकोटा जाना पड़ता है ना, या तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा केंद्र जाना पड़ता है। तो वहां से हम परमाणु, सॉरी मतलब स्पेस परीक्षण कर रहे हैं। तो हमारे पास इतना दूर दूर है, और इसके बाद हमारे पूरे देश भर में इतने सारे रिसोर्सेस हैं, वहां पे नहीं है। तो वो लोग क्या किए, एक छोटा सा कंट्री, कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट किए बिना पूरा हम लोग यूरोप एक साथ मिल लेते हैं। ठीक है। और सारा यूरोप मिल करके क्या करेंगे भाई, कुछ कुछ काम को हम लोग करना शुरू करेंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन का अपना स्पेस स्टेशन होगा, यूरोपियन यूनियन का अपना यूरो करके पैसा होगा, यानी कि करेंसी होगी। यूरोपियन यूनियन में ये वाली कंट्री उससे मिल रही है। मतलब आपको अगर यहाँ से कुछ व्यापार करना है, भारत से कुछ व्यापार करना है, यूरोप में व्यापार करना है, तो फ्रांस का है, लेकिन हो सकता है हम इटली में सामान उतारेंगे तो फ्रांस पहुंच जाएगा। इस तरह, या स्पेन अच्छा होगा है जो। ना। तारिणी साहू, आखिरी वार्निंग है आपको, पिछले 7-8 क्लासेस से आपका ये स्थिति है, और भी सुन चुके हैं। तो अब क्या होगा कि ऐसा यूरोप में हम देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर ऐसे ऐसे देश हैं जो सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे में जिले या राज्य कर रहे होंगे, वैसे वहां कर रहे होंगे, तो इन सब लोग मिल करके एक यूनियन बनाए जिसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं। इसके बारे में आप पढ़ते हो। अब G20 में क्या यूरोपियन यूनियन सदस्य है? बोलो। अच्छा, G20 में टोटल टोटल कितने सदस्य हैं ये बताओ। सर अभी शायद 22 हो गए क्या, 21 या 22? हाँ, मुझे 21 तक याद है, 22 कौन हाँ सा आई डोंट नो। 20, टोटल 21। कितने कंट्रीज हैं, सर्च कर लीजिए एक बार। 19। 19। 19 देश हैं, है ना? 19 देश हैं। अब मुझे ये बताना, 19 देश के बाद एक है यूरोपियन यूनियन, और अगला कौन सा है? अफ्रीकन। अफ्रीकन यूनियन। ठीक है। तो ऐसे करके इतने लोग हैं। अफ्रीकन यूनियन कब शामिल हुआ था? जिस समय पे भारत में G20 हुआ था। 2023। हाँ। तो उस समय पे भारत में ये G20 में ये शामिल हुआ था अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने का फायदा क्या था? सबसे पहले वर्ल्ड के मैप को समझो। ठीक है। मैं एक बार यहाँ से ही शेयर कर दे रहा हूँ वर्ल्ड के मैप को। देखो। हम्म। अब यहाँ पे अगर मैं वर्ल्ड मैप आपको बताऊं, ठीक है, तो ये वर्ल्ड मैप में आपको क्या दिख रहा होगा? इस वर्ल्ड मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ये इनके बीच का लाइन है। ये, ठीक है। अब ये वाला जो लाइन है ना, इसके नीचे देखना, ये वाला लाइन सबको दिख रहा है, ये लाइन सर है ना? तो इस लाइन के नीचे में ये भारत है अपना। ठीक है। इस लाइन के नीचे में ये पूरा अफ्रीका है। ठीक। इस लाइन के नीचे में ये ब्राजील वगैरह मिला करके सारे कंट्री हैं, दक्षिण अमेरिका है। इसी लाइन के नीचे में आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये सारे कंट्रीज हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह वगैरह, साउथ चाइना सी के सारे कंट्री दिख रहे हैं। यस सर। यस। इस लाइन के ऊपर में इधर कहीं आपको जापान दिख रहा होगा। ये देखो, ये जापान दिख रहा है, ये यस सर। यस। इस लाइन के ऊपर में यहाँ पे चाइना दिख रहा है। यस। इस यस। लाइन के ऊपर में ही यहाँ पे ईरान दिख रहा है। इस लाइन के ऊपर में ही आपको तुर्की दिखेगा। ठीक है। इस लाइन के ऊपर में ही आपको दिखेगा आपका कजाकिस्तान, रसिया। इस लाइन के ऊपर में ही आपको पूरा यूरोप दिखेगा। इस लाइन के यूरो ऊपर में ही आपको कनाडा दिखेगा। इस लाइन के ऊपर में ही आपको यूएसए दिखेगा। ठीक। इस लाइन के नीचे भी अगर कोई ठीक ठाक बड़ा देश है तो एकमात्र ऑस्ट्रेलिया है। समझ में आया? जो इन सबसे अलग है। अब देखो, ये पूरे के पूरे बड़े बड़े कंट्रीज जिनके नाम आप G7, G20 वगैरह वगैरह पहले के विश्व युद्ध में सुने होंगे, वो यूएसए, पूरा का पूरा यूरोप,
तुर्की, ईरान, रशिया, चाइना, जापान। तो आपको नहीं लगता कि सारे लाइन ऊपर में है, सारे अच्छे कंट्रीज ऊपर में है, मतलब जितने बड़े बड़े कंट्रीज हैं, है हाँ ना? अब मैं। करेक्ट। और भारत क्या है? नीचे में है। अब जब भारत नीचे में है तो जब ये बंटवारा होता है या फिर कैलकुलेशन होता है, तो भारत ने इसीलिए इस पूरे विश्व भर के साउथ के सामने इन सब देशों के बराबर में खड़ा है। मतलब अभी G7 में ये सारे ऊपर के ही तो कंट्री थे, और एक किसको बुलाए थे? भारत को। ठीक, तो भारत जो है इस वे में ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करेगा। समझ में आया? ओके। ग्लोबल साउथ का जो आप नेतृत्व समझते हैं ना, कि इंडिया विल लीड द ग्लोबल साउथ, कभी भी ये बात होती है G20 में भी, जब इंडिया आए थे सब लोग, तो ग्लोबल साउथ को लीड करेगा भारत, ग्लोबल साउथ को लीड करेगा। तो ऐसे लीड करेगा, दक्षिण विश्व को ऐसे लीड करेगा भारत। ये छोटे 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 हैं, ये सारे कंट्रीज हैं, इसमें से अफ्रीका वगैरह, तो हमारा अफ्रीका के साथ ब्रिक्स में संबंध है। हम इधर पे और संबंध बनाते जा रहे हैं, जितने साउथ में है, ब्राजील के साथ हमारा संबंध बन रहा है। तो हम इधर के लीडर बनेंगे, नीचे के। इंडिया विल लीड द साउदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसका, क्योंकि अगर आप मेडिटेर ये इक्वेटर लाइन के नीचे देखोगे तो ज्यादा कंट्रीज हैं ही नहीं। तो जो कैलकुलेट हो रहा है वो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हो रहा है, कर्क रेखा से हो रहा है। कर्क रेखा के नीचे जितने भी देश हैं उन सबको लीड कर रहा है भारत। समझे बात को? इसीलिए भारत वैश्विक दक्षिण को लीड कर रहा है, या दक्षिणी विश्व को लीड कर रहा है, ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है। अगर हमारा संबंध अच्छा होगा थाईलैंड से, अगर हमारा संबंध अच्छा होगा इंडोनेशिया से, अगर हमारा संबंध अच्छा होगा, या ये लोग हमको एज अ लीडर देखेंगे। हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत अच्छा संबंध है, न्यूजीलैंड के साथ बहुत अच्छा संबंध है, FTA कर रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ, फ्री ट्रेड अलायंस कर रहे हैं। तो हम अगर यहाँ से इतना अच्छा संबंध बना रहे हैं, ये सब हमारे हैं, तो सबकी नजर हम पे है कि इंडिया कुछ अच्छा करेगा, और इंडिया इसीलिए इस जगह को लीड करता है। तो दो में जब बटेगा तो पूरा विश्व, उत्तरी गोलार्ध एक साइड पे और दक्षिणी एक साइड पे। बट ये किससे डिवाइड हो रहा है? कर्क रेखा कर से। के देख। ठीक है। तो ऐसे इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड करेगा। सबको आया बात समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो जब ये ब्रिटेन जो था ना, वो यूरोपियन यूनियन से जब एग्जिट किया, तो उसका वही था कि हम लोग अपने अपने पैसे को लेकर के हट जाएंगे, हमारा अपना अपना हिसाब किताब रहेगा। तो यूरोप में अब बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं जिसके कारण वहाँ का जो PM है वो एक नहीं रह पा रहा है। बार 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 लड़ाई, जगह 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 पे उनका उधारी, और इसी में ही एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अगर एनडी बर्नहेम आ जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा इंडिया को, वीजा जितने भारतीय लोग को मिले उसमें समस्या होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया था कीर स्टॉर्मर के साथ ही। तो कीर स्टॉर्मर के साथ ही हमने साइन किया था। अब इसके लिए लागू होने का डेडलाइन 15 जुलाई है, लेकिन अच्छा नया वो आ गया ना, नया सरकार आ गया तो वो अपना कुछ टर्म्स रखेगा, नया सरकार आएगा तो। अब ये फ्री ट्रेड अलायंस हो जाता तो हमारे पास जितने भी ब्रिटेन में बनने वाले जो महंगे कार्स वगैरह हैं, उनके लिए हमारे रास्ते खुल जाते, हमको वो कार सस्ते में मिलते। हो सकता है FTA हो गया करके एडवांस बुकिंग वुकिंग भी हो गई होगी कहीं पे, क्योंकि 15 जुलाई को तो फाइनल होने वाला है। तो ये सारी समस्याएं देखी जाएंगी। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है? चार पांच चीजें हैं जो आज आपको पढ़ने के लिए मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले G20 के एक बार गो थ्रू कर लेना, कितने देश हैं। ठीक है। इसके बाद एक छोटा मोटा लेख पढ़ लेना कि कैसे इंडिया ग्लोबल साउथ को, मतलब कि विश्व को लीड कर पाएगा। मैप दिखा करके मैंने आपको समझा दिया है, बट आपको समझना है कि ग्लोबल साउथ को इंडिया कैसे लीड करेगा। थर्ड नंबर, ब्रेग्जिट क्या है? ठीक है भाई। तो ब्रेग्जिट क्या है, ये थर्ड नंबर है, इसको पढ़ना है बस। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तब आप कहीं पे ठीक ठाक एग्जिस्ट करते हो इस PSC की तैयारी में। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नल कनेक्शन वैध कराने में अभी 20,20,882। निखत आप कुछ कह रहे हैं या अनम्यूट? अच्छा, प्लीज म्यूट होकर के बातचीत करें।
बाकी तो ये सब हमारे फिलहाल अब लड़ाई झगड़ा है तो काम का चीज नहीं है। जितना काम का चीज था वो हम यहाँ पर पढ़ लिए ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट, एआई कंपनियां टीचर्स की चोरी पकड़ने के लिए टूल बेच रही हैं, छात्रों को इनसे बचने का तरीका सिखा रही हैं। इसीलिए हार्वर्ड में मौखिक परीक्षा पर भरोसा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो एआई है वो फायदे तो करा रही है। नेक्स्ट, आप कब सीखोगे पीएससी के लिए तैयारी करना एआई से? सीखो, जल्दी सीखो। आरंग अभनपुर में बिस्किट बेकरी बारदाना पोल्ट्री वालों से पकड़ाई, करीब 1 करोड़ की टैक्स चोरी हो रही है। यहाँ पे टैक्स चोरी हो रही है, फिलहाल हमको इसको नहीं पढ़ना है, जीएसटी रिटर्न वगैरह जीएसटी का मामला है। हाँ, ये जीएसटी देख करके हम जीएसटी 2.2 पढ़ना है, जीएसटी 2.2 में क्या क्या है ये सब निकाल सकते हैं। बट वो बेसिक है, जीएसटी 2.2 लागू हुआ था जिसमें 5% और केवल 18% का टैक्स स्लैब है। बाकी 0 और 40 तो पहले से ही था। नेक्स्ट, इसके बाद कैमरे लगे, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। बस ये शिकायतें हैं, फिलहाल अभी नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अबू जमार के बारे में दिया हुआ है। अब देखो, एक बार मैं आपको सिखाया था पढ़ने का तरीका, अभी फिर सिखा रहा हूँ। आरंग को लेकर के सिखाया था, अभी अगर आपके सामने अबू जमार है, क्या है भाई? पप्पू चमार। अबू जमार देख के क्या क्या याद आ रहा है? गेंद सिंह, चेंद्रू मंडावी, हम्म। अबू जमाड़िया, पप्पू चमार में तो नारायणपुर, अबूझ, परलकोट, कोटरी नदी। इतना याद आया सबको? यस। है ना? तो अब अबू जमार के मदद से ये सबको एक एक बार देख लो। आपको नहीं लगता ठीक ठाक आज की तैयारी हो जाएगी? है ना? ऐसे यस। पढ़ते हैं। सीखो, जो दिखा फटाफट फटाफट उससे पढ़ते जाओ, तो ऐसे सीखते हैं। अब दो ठो तो है, एक नारायणपुर है, एक ओरछा है, यहाँ पे ब्लॉक है ना, तो सबसे कम ब्लॉक वाला भी हो जाएगा। ऐसे करके याद करते हैं। नेक्स्ट, रिहायशी बिल्डिंग में था एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर, आग लगने से 15 मौतें, ज्यादातर छात्र थे। बहुत तकलीफ की बात है, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये स्थिति देखने को मिली है। नेक्स्ट, इसके बाद, खूनी संघर्ष बीच बाज में आए डीजे ऑपरेटर की हत्या। ये पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह पे वैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हमारी ब्रह्मोस अब यूएई भी खरीद रहा है, और सबसे तेज क्रूज मिसाइल और आकाश तीर, ये नाम याद रख लीजिएगा। कौन कौन सा? तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो ये है, यूएई को ब्रह्मोस हम बेच रहे हैं, और दूसरा है कि एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है आकाश तीर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? आकाश तीर। आकाश तीर। आकाश तीर। और हम यूएई को कौन सा बेच रहे हैं? ब्रह्मोस मिसाइल्स बेच रहे ब्रह्मोस। हैं। ये ये वन डे एग्जाम्स में या प्रीलिम्स एग्जाम में आराम से आएगा, ऐसा पूछा जाएगा। खराब हो रहा है गंगा जल, 1.8 डिग्री तक गर्म और मैला हुआ है, ऑक्सीजन भी घट गई है। मतलब नहीं पढ़ना है, बाकी ये बायोमेट्रिक कंपनी फालतू चीजें हैं, अभी मत पढ़ना। नेक्स्ट, अच्छा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बायोमेट्रिक क्या होता है? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आ सकता है। बायोमेट्रिक बताओ। सर आपसे दो आपके नंबर का फेस पूछेगा। रीडिंग, हाँ। ये एक हम्म सिस्टम है सर कंप्यूटर रिलेटेड, मतलब जिसमें आपके जो थंब इम्प्रेशन होते हैं या फिर फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, हम्म उससे आपका स्थिति जानते हैं। जैसे कि अगर उपस्थिति जानना है किसी कार्यालय में, तो बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिए, जिससे में वो ओके, कब आ रहा है कब जा रहा है वो सारे पंचिंग उसमें करते हैं, तो वो एक डेटा का भी एक पार्ट होता है सर। बढ़िया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि किसी आदमी के पहचान के लिए जो शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, जैसे आंख होता है, हाथ का निशान होता है, उंगली का निशान होता है, चेहरा होता है, इसको पढ़ने के तरीके को बायोमेट्रिक कहा जाता है, या इसकी जानकारी लेने के तरीके को बायोमेट्रिक कहते हैं। है ना? हाँ सर। तो आइडेंटिफाई द पर्सन, यही होगा। यस एक सर। पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके फिजिकल अपीयरेंस में
कोई यूनिक चीज होगी जिसका इम्प्रेशन लेना, आइदर आई साइट का इम्प्रेशन लेना या सर थंब का इम्प्रेशन लेना। हाँ। सर बायोमेट्रिक में वॉइस भी आती है क्या? नहीं। जी। या थंब का इम्प्रेशन लेना या चेहरे का साइज वाइज दुनियादारी ये सब देखना है, इसको बायोमेट्रिक कहेंगे। ठीक है। जब भी आपके पास समय मिलता है, किसी भी चीज का डेफिनेशन बनाने का कोशिश किया करो, खुद का डेफिनेशन बनाया करो, फैमिली वालों का डेफिनेशन बनाया करो। ठीक है। जो भी आपको समझ में आता है उसका डेफिनेशन जितना बनाओगे उतना ज्यादा बनाने सीखोगे। ठीक। तो एग्जाम हॉल में ना वो वर्ड आपको, आपके साथ ये समस्या होता है ना कि वो वर्ड पता है पर उसका डेफिनेशन नहीं बन रहा है। एग्जैक्टली। और हर बार कंफ्यूजन होता होगा कि मैं इसका लिखूं क्या। मैं जान तो रहा हूँ लेकिन इसको लिखूं, जैसे मान लो आपको शर्ट बोल देंगे तो आपको उसका डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा। है ना, जान तो रहे हो शर्ट फुल स्लीव होता है बोलते हैं, बटन लगा होता है बोलते हैं, इसको शर्ट बोलते हैं। पर नहीं लिख पाओगे। तो जो भी आपको चीज दिखती है उसको सटीक कम से कम 1 से 1.5 लाइन में बनाने की कोशिश किया करो, तब आप एग्जाम में भी क्रिएट कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़े हो वो एज इट इज आ जाएगा, पर प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको जो दिख रहा है, कैलेंडर दिख रहा है, उसका डेफिनेशन बनाओ, आइडेंटिफाई करो, उसको डिफाइन करो 2 लाइन में। तब आप समझ पाओगे कि कैसे बनाया जाता है डेफिनेशंस, तो एग्जाम हॉल में वो कंफ्यूजन नहीं होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से होगा, एक बार में नहीं होगा। अब ये क्या कैसे बनता है, मैं बार बार अभी आपको क्यों कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज दो, पूछेगा ना वहाँ डेफिनेशन, आपसे नहीं बनता रहेगा, आप जानते रहोगे पर नहीं बनता रहेगा, लिखते नहीं आए, लिखने नहीं आएगा। ठीक है। तो नहीं बता पाओगे आप भाई वहां पे। पर बार बार सोचोगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में गए वो क्वेश्चन आया तो सोचे ना, तो बार बार सोचोगे तो वो समझ में आएगा, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है करके। इसीलिए इसको कहते हैं बायोमेट्रिक का डेफिनेशन बनाना, और आपको भी ये सीखना है। ठीक है। अब देखो, अगर आप इस करंट अफेयर में ये सोच के आए हैं कि सर सारे फैक्ट को पढ़ा देंगे तो आप गलत जगह पे आए हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सर सिखा देंगे कैसे कैसे करना है तो शायद पेपर निकलेगा, शायद हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आप सही जगह पे हो। ऑल दो न्यूज़पेपर में जो भी काम की चीजें होंगी वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन मेरा मेन काम यहाँ पे है आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना, सिखाना, ये वाला सीख लो, ऐसे करते हैं, सो दैट आप आगे जा करके कर पाओ उस चीज को। ठीक है। और ये 1-to-1 मेंटरशिप के थ्रू हम आपको बताते हैं। उसमें क्या होता है, एक सीनियर सीजीपीएससी एक्सपर्ट्स होते हैं जो सब चीज आपसे पूछते हैं, क्या गलतियां आप कर रहे हो, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या क्या आपको करना चाहिए। जैसे जैसे आपको वो सारी गलतियां का अंदाजा होगा तो आप उसको सुधारते जाते हो, और आपकी पूरी पढ़ाई मॉनिटर की जाती है। ये 1-to-1 मेंटरशिप होता है जिसमें एक सीनियर सीजीपीएससी एक्सपर्ट पूरे आपके जर्नी के रोड मैप पे आपको लेकर के चलते हैं, कब किस चीज को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है, ये सब चीज आपको सिखाते हैं। ये 1-to-1 मेंटरशिप के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमारे साथ इस चीज को समझते हैं वो सोशल मीडिया पे हमको हजारों मैसेजेस रोज कर रहे हैं। हम हर किसी को मौका नहीं दे सकते हैं, लिमिटेड लोगों को ही मौका दे सकते हैं। इस जूम सेशन में जो भी हैं उनके पास मौका हो सकता है। आपके पास क्या मौका है कि आप नीचे चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप करें, हमारे सीनियर सीजीपीएससी एक्सपर्ट्स खुद आपको कॉल करेंगे, कॉल करके बताएंगे कि कैसे आप इस 1-to-1 मेंटोरशिप के लिए, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपल सा एक काम करना है, सीए लिख करके रिप्लाई करना है इंस्टाग्राम के स्टोरी पर, वासु चार्जर देना है इसका लैपटॉप। इंस्टाग्राम के स्टोरी पर आपको, माफ करिएगा, यहाँ नीचे चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप करना है जो इस जूम पे है वो। जब आप इस जूम पे हैं और नीचे मोबाइल नंबर पे नीचे चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप करेंगे तो हमारी टीम से आपको कॉल आएगा, सीनियर सीजीपीएससी एक्सपर्ट्स आपको कॉल करेंगे और बताएंगे कि कैसे आपको 1-to-1 मेंटोरशिप के लिए स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा। नीचे चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप करें। जो नंबर आप ड्रॉप करेंगे उसको केवल मैं देख सकता हूँ और हमारे सीनियर सीजीपीएससी एक्सपर्ट्स ही देख सकते हैं, इनके अलावा और कोई दूसरा नहीं देख पाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय चतुर्थ कर्मियों की भर्ती होगी। मुख्य सचिव ने मांगा है रिक्तियों का ब्यौरा। नोडल अफसरों से सचिव ने पूछा, दौरे में निकायों में क्या क्या बदला है, ये सब बात हुई है। ठीक है। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों के निरीक्षण में 33 जिलों के नोडल अधिकारियों से पूछा क्या क्या चल रहा है। अब यहाँ पे ना ये जो नोडल अधिकारी वर्ड पढ़ रहे हो,
इसी को ध्यान रखना। नोडल अधिकारी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट के मंत्री घूम रहे हैं या कौन से डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी घूम रहे हैं? नगरीय प्रशासन के। समझे? नगरीय प्रशासन विभाग। अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, सॉरी सचिव हैं, वो घूम रहे हैं। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आएगा? पानी आएगा, नल जल मिशन, सब घर में पानी, शहरी क्षेत्र में, यस। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास आएगा, यस। जिस जिस शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है उन वो शहरों के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हेड आएंगे, यस। तो इन सब प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी किसी को होगी ना? तो जिनके पास वो जिम्मेदारी होगी उसको नोडल पर्सन कहते हैं। ठीक है? जिसको जिम्मेदारी मिली होगी कि ये सब तुमको कराना है और तुम्हारे पास इन सब का ब्यौरा होना चाहिए जब हम पूछेंगे, तो उसको नोडल ऑफिसर कहते हैं। उस पर्टिकुलर चीज के लिए नोडल ऑफिसर। ठीक है? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देश को परीक्षाओं के लिए एक नई प्रणाली की आवश्यकता है। इसको बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, इसीलिए आपको अभी एग्जाम लीक इस बार बहुत हाइप में रहा है, तो एग्जाम लीक से रिलेटेड अगले साल निबंध देखने को मिल सकता है। इस एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, कंटेंट इसका रखे रहना, बहुत जरूरी होगा ये। फुटबॉल विश्व कप में नहीं होकर भी हम वहां पे मौजूद हैं। फिलहाल नहीं पढ़ना है स्पोर्ट्स में। फुटबॉल से रिलेटेड पूछेगा पर इंडिया का इफेक्ट शायद ही पूछे। ओके। नेक्स्ट इसके बाद और कोई काम की चीज? तालिबान नौकरी का सपना छोड़कर बिजनेस कर रही हैं महिलाएं, नहीं पढ़ना है उतना कुछ। मार्केट प्लस, 13 करोड़ रिटेल निवेशक पर कैश मार्केट के 92% टर्नओवर पर 2.6 दिग्गजों का ही राज। मत पढ़ो ये। ठीक है? जेंजी इफेक्ट, सोफा फ्रिज कपड़े ज्यादा अब यात्रा पर और अनुभव पर खर्च कर रहे हैं भारतीय। मतलब ये वाला एक नया तरीका आया है कि एक्सपीरियंस करना, चीजों को सीखना और बाकी सारी चीजों को समझने में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियंस। और ये पहले हुआ है, जब चेंजेस देखने को मिले थे तो यूरोप या बाकी सभी जगहों पे लोग एक सर्टेन अमाउंट कमाते थे और इसके बाद घूमने निकल जाते थे। वो इंडिया में भी अब ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जब भी आपको ऐसा कुछ ट्रेंड देखने को मिलता है तो उसको ऑब्जर्व किया करो, क्योंकि नो डाउट एग्जाम में ये कभी भी किसी भी वे में पूछा जाएगा, किसी भी वे में, नॉट ओनली वन। कोई भी वे में पूछा जाएगा कि क्या क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड रहा है, इसमें हमको कैसा अब बदलाव की जरूरत है। ऑफिसर से यही सारे क्वेश्चंस की उम्मीद रहती है, सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अब ये बाकी सब चीज तो फालतू चीजें हैं, इग्नोर करिएगा। NH49 तो जांजगीर से रायगढ़ वाला है NH49। और कोई? हाँ, वर्ल्ड कप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी बन गए हैं। नाम याद बस रखिएगा। फुटबॉल का ऐसा ज्यादा कुछ होता नहीं है। हो सकता है प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम में। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल मारने वाले खिलाड़ी कौन है? तो लियोनेल मेसी। कौन से देश के हैं? तो अर्जेंटीना। याद रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, लगातार फेल हो रहा है टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर, अहम कैच छोड़ने से बढ़ी मुश्किलें। इंडिया जो इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें इंडिया का जो विजय रथ है वो थम गया है ना? अब फिलहाल इंडिया हारा है तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से। उम्मीद है कि आगे फिर इंडिया जीतेगा, बाकी देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद और कोई ऐसा इम्पोर्टेंट? जी नहीं। ठीक है। कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल, खुशनुमा वादियों तक पहुंचने देखने पहुंच रहे हैं पर्यटक। मत पढ़िए। इसके बाद ये वाला याद रखना ना, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ग्रामीण पुरुष सबसे अधिक तंबाकू खा रहे हैं। अगर राज्य की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा टोबैको कंजम्पशन कौन सा राज्य कर रहा है? तो मिजोरम कर रहा है। सेकंड नंबर पे मेघालय कर रहा है। थर्ड नंबर पे त्रिपुरा। लिखना मत, ऐसे ही बस देख लो। ठीक? अगर आप टोबैको कंजम्पशन देखेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? सबसे ज्यादा मिजोरम में हो रहा है। ठीक? बेसिक है, बस ये याद ही करना था और कुछ नहीं था। और यहाँ पे उत्तराखंड गुरुद्वारे पर तीसरे दिन निहंगों का कब्जा, नहीं पढ़ना है।
कॉलेजियम पर विवादों का पिटारा नहीं खोलना है। यहाँ पे कॉलेजियम मेथड क्या होता है, ये एक बार स्टैटिक्स है, इसको आपको पढ़ना है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जज सिलेक्शन का जो तरीका होता है, वो एक कॉलेजियम पैनल के द्वारा किया जाता है। वही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन जज बनेगा। ठीक है, इससे पहले एक न्यायिक चयन आयोग बनाया गया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट की मदद से रद्द कर दिया गया था। तो अभी जो यहाँ पे जजेस की जो नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम मेथड से ही होता है, तो ऐसे ही हमको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट, ऑनलाइन खरीद 48% ग्राहकों को देखने नहीं मिलती एक्सपायरी डेट। मत पढ़िए, बस आपको बेसिक जानकारी रखनी है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड है। अगर पढ़ना है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पढ़ना, ये वाला न्यूज़ मत पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद, बढ़ती गर्मी से बच्चों में 18% बढ़ सकता है ठिगनापन, छोटे हो सकते हैं बच्चे। केवल ये रिपोर्ट है, इफेक्ट क्या होगा? तो क्लाइमेट से रिलेटेड जब आपके पास डेफिनेशन आएगा ना, सॉरी ऐसे आएगा, तो ऐसे में ये लिख देना कि लोग छोटे हो रहे, हाइट छोटी हो रही है, ऐसे जेनेटिक चेंजेस दिख रहे हैं लोगों में, पोषण की कमी हो रही है। मेनली जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनमें इसकी पोषण की कमी होने के कारण ऐसा हो रहा है कि बच्चे छोटे हाइट के पैदा हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद, जम्मू कश्मीर खेल भवानी खेले मेले में उमड़ी भीड़ हमको नहीं याद करना है। ऑल राइट, ठीक है, और इतना ही हमारे लिए काम का था। थैंक यू सो मच इस करंट अफेयर को ज्वाइन करने के लिए। जो भी हमारे साथ लाइव है, इंस्टाग्राम, जूम पर, यूट्यूब पर, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जूम पे हैं और आपको गाइडेंस चाहिए, तो ये केवल और केवल आपके लिए मौका है कि आप सीधे 1-to-1 मेंटोरशिप के लिए, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका आपको हमारे सीनियर सीजीपीएससी एक्सपर्ट्स बताएंगे। एक 1-to-1 मेंटोरशिप का प्रोसेस, जिसमें एक एक्सपर्ट, एक मेंटोर आपको लगातार बताएंगे कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, किस समय पे आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसके लिए नीचे चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप करें, हमारे सीनियर सीजीपीएससी एक्सपर्ट्स खुद आपको कॉल करके बताएंगे। 1-to-1 मेंटोरशिप के लिए स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगा, इसका तरीका, हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिले और 1-to-1 मेंटोरशिप का भी मौका मिले। नीचे चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप करें। जो भी हमारे साथ लाइव है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, आप भी 1-to-1 मेंटोरशिप का अगर मौका चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमारे बायो पर जाएं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम के बायो पर जाएं, और यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब के बायो पर जाएं। वहां आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। जो इंस्टाग्राम पे लाइव हैं, आप जूम पे आकर के पढ़ें, इसके लिए सीए लिख करके रिप्लाई करें हमारे इंस्टाग्राम के स्टोरी पर। आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप इस फ्री करंट अफेयर सेशन में आ सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का। कल सुबह 10 बजे आप सभी से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। Thank यू you, सर। sir. थैंक Thank यू you, sir. Thank you, सर। sir. हाँ जी, बताइए। सर ये एक सीआईसीएफ का जो डेटा फ्यूजन सेंटर है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? किसका? सीआईसीएफ का डेटा फ्यूजन सेंटर क्या है, कैसे काम करता है? कहाँ पे है ये वाला? जी जी सर। नहीं, जी सर। डेटा फ्यूजन सेंटर क्या है ये हो सकता है, बाकी तो सीआईएसएफ का ऐसा नहीं है। कंट्रोल रूम के जैसा है और तो कुछ नहीं है। ठीक है। नहीं होगा ये इम्पोर्टेंट। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। जी। थैंक यू सर। Thank you, sir. जी, वेलकम। थैंक यू।